नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका का ये अगस्त महीने का हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले अगस्त महीने के हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगस्त 2024 का ये तीसरा पार्ट है। बीच में देखो अगस्त महीने के अभी 2 पार्ट बच गए हैं, तीसरा और चौथा पार्ट ये बच गया। तीसरा अभी हम डिस्कस कर लेंगे, चौथा भी आपको जल्दी मिल जाएगा। अभी पेपर था एलाइड का, तो हमने महारिविजन चलाया हुआ था, तो फटाफट चीज़ों को कवर किया जा रहा था ताकि पेपर में हेल्प मिल सके। और महारिविजन से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली और बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स को पढ़कर कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प मिली। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अभी नए नए तैयारी कर रहे हैं उनकी जीके स्ट्रांग हो गई। और वर्किंग वुमेन हमारे साथ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी यहाँ पर हेल्प मिली कि वो घर के साथ साथ जो है वो अपना पढ़ाई के ऊपर भी जो है वो फोकस कर पा रही हैं। और एकदम से सोचेंगे ना कि एकदम से कुछ हो जाएगा, एकदम से कुछ नहीं होता। ये बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो वैसे ही जो है वो छोटे छोटे कदम से लेने से ही जो है वो सक्सेस भी मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते रहिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल अ स्टेट लेवल डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर भी एस्टेब्लिश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। गिरिराज पत्रिका में इसकी बात की गई थी कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जो है वो एक राज्य स्तरीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो इसकी बात गिरिराज पत्रिका में की गई थी। और क्या कहा गया था इसमें? कहा गया था कि ये जो स्थापित यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर होगा क्या। बेसिकली देखो, जिनको एडिक्शन लग चुकी है, नशीली जो दवाएं होती हैं, फिर नशीले जो पदार्थ होते हैं, उनके जंगल में जो लोग फंस चुके हैं उनको जो है वो यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। उभरने में उनको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो यही जो है वो यहाँ पर स्थापित करने की बात कही गई। अभी हम इसी को बजट के साथ भी जोड़ते हैं। जो हमारा अभी 24-25 का बजट आया था उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट लेवल का मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। ये जो मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये कांडाघाट में बनाने की बात कही गई थी। कहाँ पर? कांडाघाट में बनाने की बात कही गई थी। तो ये कांडाघाट भी ज़रूर याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि बजट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो एग्ज़ाम हो गए अब आगे एग्ज़ाम नहीं होंगे। आपने देखा ना लाइट के एग्ज़ाम में क्या हुआ कि अभी 2024-25 का नहीं, पिछले साल का बजट पूछ लिया गया था, पिछले साल के बजट के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो बजट में आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है कि ये पॉइंट तो ऐसे हैं, ये भूलने ही नहीं चाहिए। तो मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर? कांडाघाट में स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने देखो टारगेट रखा है कि आने वाले 10 सालों में जो है वो सेल्फ रिलायंट बन जाएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे भी क्वेश्चन में। तो वहाँ पर 10 पॉइंट भी रखे गए हैं। उनमें से जो है वो एक पॉइंट है ड्रग फ्री हिमाचल की। हिमाचल को ड्रग फ्री जो है वो आने वाले 10 सालों में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज बीइंग डेवलप्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू एंश्योर ईजी एक्सेस टू ऑल सिक्योरिटी सर्विसेज टू द बेनिफिशियरीज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सभी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की लाभार्थियों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया जिसको नाम दिया गया है हिम एक्सप्रेस का। हिम एक्सप्रेस का नाम इसको दिया गया है और ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो भी सामाजिक सुरक्षा सेवाएं हैं उनका लाभ जो है वो बड़ी ईजिली जो है वो लोगों तक पहुँच सके। ये एक कोई भी प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, कोई भी ऐप डेवलप किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपने प्रीवियस एग्जाम्स में देखे होंगे। जब यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है, सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है, तो कुछ सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम भी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। एक बार उनके ऊपर नज़र डालते हैं। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम हो गई। ओल्ड पेंशन स्कीम जो चलाई गई है ना, इसमें रखा गया है कि कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं होगा और अगर कोई भी 60 to 69 ईयर्स के बीच में है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक बार इसको, कोई भी 60 to 69 के ईयर के बीच में है तो उसको ये पेंशन दी जाएगी 1000 रुपया। ठीक है जी, 1000 रुपये दी जाएगी। अगर कोई 70 ईयर है, ये 70 ईयर से ऊपर है, तो उसके लिए जो है वो क्या रखा गया है, 1700 रुपये का बेनिफिट या फिर पेंशन उसको दी जाएगी 70 ईयर से ऊपर वाले को। फिर एक योजना बनाई गई है जिसका नाम स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना रखा गया है। ये स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना किस एज ग्रुप के लिए चलाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 65 to 69 एज ग्रुप के लिए चलाई गई है। कौन सा? 65 to 69। 65 to 69 एज ग्रुप को कितनी पेंशन दी जाएगी? तो इसको 1150 रुपया पेंशन जो है वो दी जाएगी। तो ये आपने ओल्ड एज पेंशन योजना के बारे में जो है वो ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर एक और पॉइंट स्टेटमेंट में बन सकता है कि ये बेनिफिट उन लोगों को नहीं दिया जाएगा अगर किसी की भी बीवी या किसी का भी पति टैक्स पेयर है, तो उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये
इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, परंतु इसमें जो है वो कोई टैक्स पे करता है तो उसको ये बेनिफिट नहीं, उसको यहाँ से वंचित रखा जाएगा। ओल्ड एज पेंशन हो गई। इसी तरह जो है वो एक स्पेशल डिसेबिलिटी अलाउंस भी जो है वो दिया जाता है। स्पेशल डिसेबिलिटी अलाउंस जो दिया जाता है ना, अगर कोई 40 to 69% डिसेबल है तो उसको जो है ये अलाउंस मिलता है 1150 रुपया। अगर कोई 70% या 70% से ऊपर डिसेबल है तो विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया उसको 1700 रुपया यहाँ पर मिलता है। आने वाला जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का एग्जाम है या फिर पेपर 1 के एग्जाम है ना, उनके लिए ये क्वेश्चन संजीवनी बूटी का काम करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखें। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं। एलाइड में आपने देखा होगा, पीछे भी पेपर 1 के एग्जाम हुए उनमें भी आपने देखा कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बोलता हूँ, ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सेट अ विजन ऑफ आत्मनिर्भर हिमाचल बाय विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2032 तक ये आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का निर्धारित किया है। क्यों ये गिरिराज पत्रिका में आया था? एक आर्टिकल गिरिराज पत्रिका में आया था जिसमें कहा गया था कि 2032 तक जो है ये किया जाएगा, हिमाचल को जो है वो आत्मनिर्भर बनाने का विजन जो है वो रखा गया है। तो 2032 तक जो आत्मनिर्भर बनाने का विजन रखा गया है उसमें 10 पॉइंट जो है वो रखे गए हैं जिनको अचीव करने की बात कही गई है। जैसे कि प्रॉस्पेरस फार्मर हिमाचल होगा, ग्रीन एंड क्लीन हिमाचल होगा, इलेक्ट्रिसिटी स्टेट हिमाचल होगा, टूरिज्म स्टेट हिमाचल होगा, और स्किल्ड एंड इनोवेटिव हिमाचल होगा, हेल्दी एंड एजुकेटेड हिमाचल होगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली हिमाचल होगा, ड्रग फ्री हिमाचल होगा, लीगल माइनिंग फ्री हिमाचल होगा और प्रॉस्पेरस हिमाचल होगा। तो ये 10 पॉइंट रखे गए हैं जिनमें हिमाचल को जो है सेल्फ रिलायंट बनाने की बात कही गई है। मुख्य रूप से 10 के 10 पॉइंट तो एग्जाम में कहाँ ही पूछे जाएंगे, परंतु पता नहीं एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना ले। ये बजट बेस्ड क्वेश्चन है। सेल्फ रिलायंट हिमाचल को बनाने के लिए प्रॉस्पेरस फार्मर बनाए जाएंगे, ग्रीन और क्लीन हिमाचल होगा, इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बनाया जाएगा, हिमाचल को टूरिज्म का स्टेट बनाया जाएगा, टूरिज्म कैपिटल जैसे कांगड़ा को विकसित करने के लिए कहा गया है, स्किल एंड इनोवेटिव हिमाचल होगा, हेल्दी एंड एजुकेटेड हिमाचल होगा, ड्रग फ्री हिमाचल होगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा, मतलब लोग इजीली यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, इतने ज़्यादा नॉर्म्स नहीं होंगे, रेड टेपिज्म कम होगा, प्रॉस्पेरस हिमाचल होगा, इलीगल माइनिंग फ्री हिमाचल होगा। तो ये पॉइंट्स रखे गए, तो इनको बेसिकली याद रखें। और 2032 का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 1 नहीं 2 सालों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए क्वेश्चन अब तो, क्योंकि बजट देखो अभी का तो पूछा ही जा रहा है, उससे पिछले साल का भी पूछ लेंगे, क्या करेंगे? बहस तो नहीं करेंगे ना किसी के साथ कि भैया आपने पिछले साल का पूछ लिया। कब एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डिग्री कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2023। दिसंबर 2023-24 का जो हमारे पास आंकड़ा है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में कितने डिग्री कॉलेज हैं? तो उनकी संख्या है 148। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये डाटा चेंज होता रहता है, इसमें स्पेसिफिक ईयर बेस्ड ही आपको ध्यान रखना होता है। तो दिसंबर 2023 तक हिमाचल में 148 जो है वो डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है। यहाँ पर बात कही गई है कि हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के लिए जो प्राइमरी स्कूल है हिमाचल में वो 10,370 हैं, 10,370 हैं। जो मिडिल स्कूल है हिमाचल में वो 1,850 हैं, और जो हाई स्कूल है हिमाचल में वो 960 हैं, और जो हिमाचल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो 1984 है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल जो डिग्री कॉलेज हैं वो 148 जो है वो डिग्री कॉलेज हिमाचल में आते हैं। हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए ये है, ठीक है। ये एजुकेशन बेस्ड हो गया, परंतु यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखो रिवीजन ही है, ओवरऑल पढ़ा तो आपने है ही। हम एजुकेशन कमीशंस की बात कर लेते हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग एजुकेशन कमीशन आए, वो कब कब आए, कौन कौन से ईयर में आए, उनको याद करते हैं। जैसे कि वुड्स डिस्पैच कमीशन आया, ये 1854 में आया था। हंटर कमीशन आया था, वो 1882-83 में जो था वो आया था। 1882-83 में जो था वो हंटर कमीशन आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, वो 1904 का एक्ट था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। और उसके बाद सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आया था। ये जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन था ये 1917-1919 के बीच में जो था वो सैडलर कमीशन जो था वो आया था। सैडलर कमीशन के बाद जो था वो हार्डंग कमीशन आया था। हार्डंग कमीशन जो था वो 1929 में आया था। 1929 में हार्डंग कमीशन आया था। और एक सर्जेंट प्लान आया था एजुकेशन का, जो कि 1944 में जो था वो आया था। तो ये बेसिकली ईयर पता होने चाहिए। पेपर में अभी आप एजुकेशन के लिए टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, कॉलेज कैडर के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे धीरे धीरे, या फिर किसी और भी एग्ज़ाम की हिमाचल में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कौन कौन से एग्ज़ाम आएंगे एग्जैक्टली कोई पता नहीं है। तो तैयारी तो कर रहे हैं ना, अब कहीं और नहीं जा सकते, तो तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें याद रखनी ही पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं है कि इस बार एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे तो अगली बार नहीं पूछे जाएंगे। एग्जामिनर कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है।
अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंक्रीज्ड डेली वेजेस ऑफ लेबरर्स अंडर मनरेगा बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज इन 2023-24। तो इसकी बात गिराज पत्रिका में नहीं की गई थी, बस जस्ट एक क्वेश्चन बनाकर जो है वो डिस्कस हमने किया है ताकि हेल्प मिले। बोलते हैं कि वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा के अधीन श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के बारे में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है। अब देखो सरकार के द्वारा क्या किया गया है, मनरेगा के तहत जो श्रमिकों को दिहाड़ी दी जाती है, मजदूरी दी जाती है, उसको इंक्रीज किया गया है। कितना इंक्रीज किया गया है उसको, ये ट्राइबल एरियाज में स्पेसिफिक रूप से पूछा गया। तो ट्राइबल एरियाज में इसको इंक्रीज किया गया है 280 से 294 के बीच में। ये स्पेसिफिक रूप से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 1 कोई भी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, परंतु यहाँ से कुछ और पॉइंट्स भी ध्यान रखने, जैसे कि मनरेगा के तहत जो बेसिक अगर कोई भी कॉमन है जो मनरेगा के तहत काम करता है तो उसको पहले 224 रुपये दिए जाते थे, उसके बढ़ाकर 240 रुपये कर दिए गए हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात हो रही है। और जो ट्राइबल एरियाज़ के हैं, जनरल एरिया को तो आपको पता चल गया कि 224 से 240 बढ़ा दिया गया। ट्राइबल एरिया में 280 दिए जाते थे, अब उसको 294 जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले कितना था, अब कितना कर दिया गया है ट्राइबल एरियाज़ में, जनरल एरियाज़ में। यहाँ से इतना ही पता चलेगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन एक्सटेंडेड सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट ऑफ आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर एट कार्प फार्म गगरेट। तो बोलते हैं कि संस्थान ने कार्प फार्म गगरेट में अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान की है। देखो एक कार्प पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ऐसे भी पूछ लेगा कि कार्प क्या है, तो कार्प फिश है, कार्प फिश फार्म है, कार्प फिश है, तो कार्प फिश फार्म जो है वो गगरेट में स्थापित करने के लिए कहा गया है। अब ये स्टेट लेवल का होगा, आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर जो कि गगरेट में स्थापित किया जाएगा। इसमें कौन सा इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रहा है, इसमें नाबार्ड हेल्प कर रहा है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नाबार्ड इसमें हेल्प कर रहा है। देखो कार्प फिश फार्म के लिए नाबार्ड सहायता कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में जैसे कि अभी एलाइड के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया, पूछ लिया गया ट्राउट क्या है, ट्राउट मछली है, मछली की स्पीसीज है ट्राउट। वैसे ही पूछ लेंगे कार्प क्या है, कार्प भी मछली का ही हो गया। अब कार्प फिश फार्म भी हिमाचल में स्थित हैं जो बड़े पहले से एस्टेब्लाइज किए गए हैं, जैसे कि दियोली जो कि कहाँ पर पड़ता है, बिलासपुर में पड़ता है, अली खड्ड के किनारे स्थित है। उसकी स्थापना कब की गई थी, ये कार्प फिश फार्म है, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। मंडी के अलसू में एक फार्म है, अलसू में ये कार्प मछली का फार्म है और इसकी स्थापना 1960 में ही की गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि अलसू नाला है जो कि मंडी में पड़ता है। और कांगड़ा में भी जो है वो एक फिश पॉन्ड है जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये फिश कार्प का ही फार्म है, कार्प फिश का फार्म। सुल्तानपुर जो कि चंबा में पड़ता है, सुल्तानपुर में भी ये कार्प फार्म है और इसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 2000 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में वही दिया गया है कि नाबार्ड ने अपने सपोर्ट को एक्सटेंड किया है जो कि स्टेट ऑफ आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर कार्प फार्म जो होगा गगरेट में स्थापित किया जाएगा ऊना में, और ये 31 मार्च 2025 तक स्थापित किया जाएगा अंडर FADIF यानी कि फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत जो है वो इसको स्थापित करने की बात कही गई है। अच्छा अगर आप तैयारी पेपर 1 की कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई सा भी पेपर 1 क्यों ना हो, उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी पहले तो हमने कुछ एक टेस्ट सीरीज आपको ईमेल से भी भेज दी थी, टेस्ट सीरीज ग्रुप पर भी डाली गई है। अब कुछ और टेस्ट सीरीज भी जो है वो हम अपडेट करेंगे, तो वो टेस्ट सीरीज ग्रुप पर ही जो है वो अपडेट की जाएंगी। तो जिन्होंने पहले से ज्वाइन करके रखी है, टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो हमें ईमेल कर सकते हैं। और जो अब करेंगे वो ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन करना ज़रूरी है अब, क्योंकि वहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। अब नए पैटर्न के ऊपर, मतलब नया पैटर्न इन द सेंस एलाइड का एग्जाम भी हो गया और कुछ एक नए क्वेश्चंस हम अभी अपडेट करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे के हो गए, बजट के हो गए, कोई से भी क्वेश्चन हो गए, वो टेस्ट सीरीज में अपडेट किए जाएंगे। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल करना। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी मिलने वाली है, प्रैक्टिस अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी और हेल्प भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक ये रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। ये हम 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन का पता चल जाता है। भारत का आर्थिक इतिहास नामक किताब रमेश चंद्र
चंद्रदत्त ने लिखी थी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी जो है वो, जिसको पेनिनसुलर रिवर भी कहते हैं, वैसे तो सबसे लंबी नदी हिमाचल की इंडिया की जो है वो गंगा है। हिमाचल की बात करें तो सतलुज है, और वैसे ही पेनिनसुलर इंडिया की देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की देखेंगे तो वो गोदावरी नदी जो है वो सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है। और गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से जो है ये निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से ये निकलती है गोदावरी नदी। तो ये गोदावरी के बारे में ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर? फ्रांस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। हमारे पास ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एक बार उनके हेडक्वार्टर में बोल देता हूँ, पढ़े तो आपने हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि यूनेस्को हो गया, यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। 1946 में इसकी स्थापना हुई, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में जो था वो की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, FAO जिसको कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर रोम में स्थित है, और रोम इटली में पड़ता है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, रोम जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टाइबर नदी के किनारे ये रोम स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ से ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नैतिक तर्क का सिद्धांत, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा किया गया था, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत। आगे बोलते हैं दीपवंश किस देश के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है? दीपवंश जो है वो श्रीलंका के इतिहास से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। और यहाँ पर जब बात श्रीलंका की हो रही है तो श्रीलंका के साथ आपने क्या ध्यान रखना है कि जो एक कच्चा थिबू आइलैंड जो था वो चर्चा में आया था, ये डिस्प्यूट अराइज हुआ था। तो ये जो है वो काफ़ी पुराना 1974 के टाइम का जो है डिस्प्यूट है, परंतु ये जो है ना वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो डिस्प्यूट रहता है। कच्चा थिबू आइलैंड को लेकर इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है डिस्प्यूट रहता है थोड़ा थोड़ा। तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कंट्री के साथ है इंडिया का डिस्प्यूट? तो श्रीलंका के साथ है। या फिर कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर से जो है वो संबंधित है। फर्टिलाइजर उत्पादन से जो है ये ब्राउन रेवोल्यूशन जो है वो संबंधित है। ऐसी ही आपने क्रांतियां या रेवोल्यूशंस ध्यान रखनी है, जैसे कि ब्लैक रेवोल्यूशन हो गया, पेट्रोलियम से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन हो गया, मछली से संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो हनी जो शहद होता है या फिर फ्रूट से संबंधित है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको पता है फूड से संबंधित है। वाइट रेवोल्यूशन आपको पता है दूध से संबंधित है। सिल्वर रेवोल्यूशन हो गया जो कि एग या फिर पोल्ट्री से संबंधित है। रेड रेवोल्यूशन हो गया, रेड यानी कि लाल क्रांति होगी, लाल क्रांति टोमेटो या फिर मीट इनकी प्रोडक्शन से जो है वो संबंधित है। पिंक रेवोल्यूशन हो गया जो कि अनियन की प्रोडक्शन या अनियन से रिलेटेड है। ग्रे रेवोल्यूशन हो गया जो कि फर्टिलाइजर से संबंधित है। तो ग्रे रेवोल्यूशन भूरी क्रांति यहाँ पर आया था, ये ग्रे रेवोल्यूशन था, ये ध्यान रखना है। ब्राउन रेवोल्यूशन जो होती है ना, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से संबंधित होती है। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से संबंधित, तो ब्राउन रेवोल्यूशन हो गई लेदर से और ग्रे रेवोल्यूशन हो गई उर्वरक फर्टिलाइजर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था या फिर कब हुआ था? पहले तो ये 1919 में हुआ था। वायसराय का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान ये हुआ था। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो 1916 में स्टार्ट हुआ था, 1916 से 1921 तक जो था ये रहा था। इनके ही कार्यकाल के दौरान जो होम रूल लीग था उसकी स्थापना की गई थी। होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो 1916 में लखनऊ सेशन एक हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, फिर लखनऊ पैक्ट भी होता है 1916 में, वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है वो होते हैं। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो रॉलेट एक्ट था 1919 का वो आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इनके कार्यकाल के दौरान हुआ। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है वो चंपारण सत्याग्रह 1916 होता है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान खेड़ा सत्याग्रह होता है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है वो तिलक की जो है वो डेथ भी होती है। जो बाल गंगाधर तिलक है उनका देहांत होता है 1920 में। तो 1920 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इनका देहांत होता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, 1917 का वो ध्यान रखना ज़रूर।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था। तो पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 1877 में हुआ था, 1877 में ये हुआ था। अगर विंबलडन की बात हो रही है, विंबलडन ये टेनिस टूर्नामेंट है, और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो 2024 का हुआ है उसमें कौन विनर रहा है, ये 2 श्रेणी में होता है, एक महिलाओं की एक पुरुषों की, एक मेन की श्रेणी होती है, एक वुमेन की श्रेणी होती है। तो इसमें ये कौन कौन विनर रहा। अगर मेन कैटेगरी में हम बात करते हैं तो मेन कैटेगरी में जो है वो कार्लोस अल्काराज एक प्लेयर है, कार्लोस अल्काराज ये जो है वो ये विनर रहे। और वुमेन कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो बारबोरा, इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बारबोरा क्रेजिकोवा इनका नाम है, यहाँ पर बारबोरा तो लिखती है, क्रेजिकोरा भी लिख देता हूँ, क्रेजिकोरा इनका नाम है, ये जो है वो विनर है। तो मेन कैटेगरी में, वुमेन कैटेगरी में ध्यान रखना विंबलडन टूर्नामेंट के बारे में। ये विंबलडन टूर्नामेंट पहले पूछा भी गया है, अगर पहले के पेपर उठाकर देखेंगे आप, विंबलडन पूछा गया है और भी अलग अलग पूछे गए हैं, परंतु विंबलडन हमने डिस्कस कर लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में जो था वो की गई थी, 1905 में इसकी स्थापना की गई। अच्छा, यहाँ से क्या कोई और भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है कि कहाँ पर ये स्थित है। तो ये दिल्ली के पूसा में स्थित है, पूसा दिल्ली में जो है ये स्थित है। और अगला क्वेश्चन है नीला थोथा रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम पूछा गया है। नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको। नीला थोथा को जो है वो, ये तो हो गया हिंदी में, परंतु इसको जो है वो इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इसको इंग्लिश में ब्लू विट्रल कहेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लू विट्रल, ये जो है वो उसको कहेंगे। ये नीला थोथा का कॉपर सल्फेट जो है वो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विल बी एस्टेब्लाइज्ड अक्रॉस द स्टेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 23-24 का बजट आया उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में कितने इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो ये हमने लास्ट टाइम की जो गिराज एडिशन थी हमारी अगस्त महीने का सेकंड पार्ट, उसमें हमने डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके बताएंगे। ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन भी है, हमने गिराज पत्रिका में भी डिस्कस किया है, पेपर में अभी तक पूछा भी नहीं गया है, पूछे जाने की पूरी संभावना है किसी न किसी पेपर में। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।